वंदे मातरम। नमस्तुभ्यम दोस्तों। चलिए आज ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है और हम इसमें कवर करेंगे कई सब्जेक्ट्स के, कई बुक्स, कई क्लासेस की। और हम इसमें यह भी देखेंगे कि हम किस तरह से अपने क्लास के बुक्स को बड़ी ही आसानी से विथ सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ कैसे हम कवर कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। और पढ़ना ही नहीं, सिर्फ हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हम उसके साथ हमें अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है कि किस तरह से हम बुक्स को पढ़ाई से हट करके उसको समझने की कोशिश करें, किस तरह उसको बिहेवियरल एस्पेक्ट में उतारें और किस तरह हम यह सोचें कि जो हम पढ़ते हैं वो कि सिर्फ किताबों तक सीमित ना होकर के हमारे जीवन शैली में वह चीज़ भी उतरे। क्योंकि NCF 2005 के अनुसार भी वह निर्देश देती है कि बच्चों में सिर्फ रोट लर्निंग हमको नहीं प्रमोट करनी है कि उसमें केवल रटन विद्या का हम प्रयोग करें और बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए प्रेरित करें। इसके बजाय कि हम बच्चों को उन चीज़ों से रूबरू करवाएं जो चीज़ें वो दुनिया में सीख रहे हैं, उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली एक्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ सीखना, सिर्फ जानना, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जानते और सीखते सभी हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना आवश्यक होता है जितना हम उसको जानते हैं। तो यही चीज़ हमारे जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है उसको प्रमोट करती है कि हम किस तरह से उस चीज़ को अपने बिहेवियर में उतारें। और लर्निंग का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो भी होता है चेंज इन बिहेवियर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारी पहली बुक होगी वह होगी हिस्ट्री क्लास 6 की, NCERT बुक सोशल साइंस की। और हमारे जो बुक का नाम है वह है अवर पास्ट। और अवर पास्ट के नाम से 3 सीरीज इसमें चलती हैं, 6, 7, 8 में। तो यह बुक होगी अवर पास्ट फर्स्ट के नाम से। और यह क्लास 6 की सोशल साइंस की जो बुक है हिस्ट्री, उसका पहला पार्ट है। और जो क्लास 7th है उसमें इस बुक का सेकेंड पार्ट होगा। और एक चीज़ सबसे खास बात नोटिस करने वाली यह है कि अवर पास्ट इसमें ना होकर अवर पार्ट्स है। मतलब कहने का ये है कि पास्ट तो सिंगुलर होता है, तो हम यहाँ पर अवर पास्ट को प्लूरल में क्यों प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे पास्ट के आगे देखिए यस लगा हुआ है। तो यहाँ पर यह बताना चाहती है कि ये हमारा अतीत नहीं है, हमारे अतीत है। यानी कि हमारा अतीत एक नहीं है। अतीत से मतलब यहाँ पर है कि जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं, जो वर्तमान काल ना होकर हमारी जो पीछे की चीज़ें हैं उनकी बातें करता है। तो हिस्ट्री का काम ही है, आपको पता है कि हिस्ट्री बुक का मतलब मेन उद्देश्य ये होता है कि हम कैसे अपनी इतिहास को जान सकें। तो इसमें कुछ कंटेंट दिया हुआ है। सबसे पहले फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड के बाद वह स्टडी हिस्ट्री है। हिस्ट्री के विषय में कुछ बताएंगे कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा जो आज हम कवर करेंगे वो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड। व्हाट का मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, और व्हेन मतलब कभी। इसका मतलब है क्या, कहाँ, कैसे और कब। यानी कि 4 क्वेश्चंस वर्ड हैं यहाँ पर। और ये बताते हैं कि हम चीज़ों को क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और क्यों कब पढ़ रहे हैं और कब ये चीज़ें घटित हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। मतलब सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नहीं है। उसके बाद कई चैप्टर्स हैं ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड इन द अर्लीस्ट सिटीज़, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, अशोका द एम्परर हु गेव अप वार। मतलब अशोक की कहानी, उसमें जो एम्परर था एक अशोक द ग्रेट, जिसके नाम से हम जानते हैं। वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स, मतलब विलेजेस कैसे आए, टाउन्स कहाँ से डेवलप हुए। ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, जो ट्रेडर्स हमारे जो व्यापारी थे, राजा और महाराजा, और जो हमारे तीर्थयात्री थे, ये लोग। मतलब वर्ल्ड का इंटरेक्शन इंडिया के साथ किस हुआ, पूरे सभी एस्पेक्ट इसमें क्लियर होंगे। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, मतलब जो हमारे नए एम्पायर्स और जो नए किंगडम्स बनना शुरू हुए, जो प्री हिस्टोरिक एज से हम जो हिस्टोरिक एज में आए, उसके बाद फिर जो डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाउन शुरू हुआ, वहाँ की चीज़ें हैं। फिर बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक्स भी हैं। मतलब कि जो बिल्डिंग्स का मतलब है कि जो नए नए मॉन्यूमेंट्स बनना शुरू हुए, नए नए आर्किटेक्चर डेवलप हुए, मॉडर्न टेम्पल्स और जो एंशिएंट टेम्पल्स है। साउथ इंडिया में जाएंगे आपको तो काफ़ी उसमें प्राचीन टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। जो पेंटिंग्स हैं, पहले के पेंटिंग्स हुआ करते थे, उसके बाद जैसे जैसे कलर डेवलप हुए, पेपर डेवलप हुए, तो वहाँ पर म्यूरल पेंटिंग्स और मधुबनी पेंटिंग्स, कई तरह की पेंटिंग्स में आने लगे। और जो बुक्स, मतलब जैसे जब इन्वेंशन ऑफ पेपर हुआ तो उसके बाद फिर राइटिंग का क्रेज़ बढ़ा। जब राइटिंग का क्रेज़ बढ़ा तो उसमें उसी हिसाब से फिर बुक्स नई नई लिखी जाने लगी। कई तरह के ग्रंथ लिखे गए, उपन्यास लिखे गए। जो हम जानते हैं कि वर्ल्ड की जो 2 मोस्ट लॉन्गेस्ट पोएम्स हैं, कौन सी, महाभारत और रामायण, तो वो सब भी लिखी गई। कैसे, मतलब एक, अब हिस्ट्री में जा रहे हैं तो लगभग हम हर एस्पेक्ट को कवर ही करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इन दिस बुक, इस बुक में क्या है, थोड़ा सा इसमें बताया गया है कि किस बुक को हम इंटरप्रेट किस हिसाब से करेंगे। जैसे इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, तो इस चैप्टर में आपको किसी न किसी गर्ल या बॉय स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा हर एक चैप्टर को। और हर चैप्टर एक सेक्शन में डिवाइडेड है और उन सेक्शन का क्या नाम है, रीड, डिस्कस और अंडरस्टैंड इस सेक्शन बिफोर प्रोसीडिंग।
मतलब कि जो हर एक सेक्शन है वो सेक्शन को सबसे पहले आपको रीड करना है, पढ़ना है, डिस्कस करना है अपने सहपाठियों के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, और फिर उसके बाद सिर्फ इतना नहीं करना, उसको अंडरस्टैंड भी करना है। अगले चैप्टर में जाने से पहले अगर आप समझ ही नहीं पाए कि पिछले में क्या हुआ है तो कैसे आप अगले में जा पाएंगे। अगर आपको 1 से 10 तक गिनती नहीं पता तो कैसे आप 11वीं और 12वीं की गिनतियाँ पढ़ेंगे। वही चीज़ें हैं। सोर्सेस क्या हैं, सम चैप्टर्स कंटेन डिफिनीशंस, कुछ डिफिनीशंस भी दी गई हैं, सब आगे की चीज़ें हम लोग देखेंगे। मेनी चैप्टर्स कंटेन ए पोर्शन फ्रॉम सोर्स क्लूज विच हिस्टोरियंस राइट हिस्ट्री, रीड दिस केयरफुली एंड डिस्कस द क्वेश्चन दे कंटेन। कहने का अर्थ मतलब एकदम सिंपल है कि जो चैप्टर्स हैं उसमें कई सोर्स को भी लिया गया है, इंक्लूड किया गया है अपने सबूत को, अपने जो एविडेंस है उनको और सॉलिड रूप से प्रेजेंट करने के लिए, और क्लू या फिर जो हिस्टोरियंस हैं हिस्ट्री राइट के, जैसे बहुत से आपको हिस्टोरियंस मिलेंगे जो एंशिएंट टाइम्स में हुए और राजा महाराजा के साथ ये लोग रहा करते थे, तो इन्होंने अपनी कुछ जो इंसिडेंट हुए उनको रिकॉर्ड किया। तो उस हिसाब से हम वहाँ का भी सहारा लेते हैं। जो बाहर से आए हुए लोग थे इतिहासकार, उनका भी हम लोग सहारा लेते हैं, उनका भी सपोर्ट लेते हैं हम अपनी हिस्ट्री को राइट करने में। और उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। वो सब तो आज की पहले की बात होगी। मैनी ऑफ द सोर्सेस आर विजुअल, ईच इलस्ट्रेशन हैज़ ए स्टोरी टू टेल। मतलब कहने का ये है कि जो सोर्सेस हैं ज़्यादातर विजुअल रूप में है जिसको हम देख सकते हैं, और एक कहीं न कहीं एक स्टोरी उनसे रिलेटेड है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। और उसके बाद यू विल आल्सो फाइंड मैथ्स की कई चीज़ें मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे। लुक एट डिडंट ट्राई टू लुक एट प्लेसेस मेंशन इन द लेसन्स, मेरे चैप्टर कंटेन बॉक्सेस विद इंटरेस्टिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मतलब कई चीज़ें हैं जो, अब ये बुक का इंट्रोडक्शन है तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्जी क्या बता रहे हैं बात, लेकिन अब इंट्रोडक्शन है, बुक को कैसे क्या पढ़ा जाता है। अगर आपको कोई चीज़ यूज करनी है तो उसका मैनुअल तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। डायरेक्ट बुक में चैप्टर्स पे जंप कर जाएंगे, बुक के पढ़ने का एम क्या है, उसका टारगेट क्या है, जान ही नहीं पाएंगे तो मतलब क्या निकलेगा। एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड लिस्ट ऑफ कीवर्ड, कुछ कीवर्ड आपको मिलेंगे जो कि बताएंगे दीज आर रिमाइंड टू इंपॉर्टेंट आइडियाज थीम्स इंक्लूजन लेसन। मतलब कीवर्ड्स होंगे जो आपके तरफ से रिवीजन में हेल्प करेंगे। यू विल आल्सो फाइंड सम डेट्स लिस्टेड इन द एट द एंड ऑफ द ईच चैप्टर। कुछ डेट्स आपको मेंशन की गई हैं। अब डेट्स कोई ज़रूरी नहीं कि आप डेट्स को याद ही करिए, पर हाँ डेट्स एक रेफरेंस की तरह यूज होती हैं कि हम डेट्स को एक इंसिडेंट के पहले या एक इंसिडेंट के बाद में जोड़ के देख सकते हैं। इन ईच चैप्टर देयर आर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज दैट आर हाईलाइटेड, स्पेंड सम टाइम डिस्कसिंग दिस एज यू गो अलॉन्ग। मतलब कि कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ को हाईलाइट किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं आप लोग को लग रहा होगा कि क्या फर्जी बात चल रही है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, मतलब जो इसका मीनिंग निकलता है व्हाट क्या, कहाँ, क्यों और कब। तो इन 4 क्वेश्चन से आप लोग क्या समझते हैं कि 4 क्वेश्चंस के कहने का क्या मतलब है कि हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्या, कहाँ और कैसे, किस चीज़ की बात चल रही है, यानी कि उस चीज़ की बात चल रही है जिस चीज़ को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो एक हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि बुक को हम इंट्रोड्यूस किस तरह से करेंगे, तो उसमें आपको पहली लाइन थी कि हर एक चैप्टर को किसी गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसमें गर्ल चाइल्ड कौन है, रसीदा है। तो रसीदा का क्वेश्चन क्या है, देखिए एनसीईआरटी की खास बातें यही होती हैं कि बहुत अच्छे से चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इंट्रोडक्शन ही हर चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर इंप्रेशन ही ख़राब हो गया पहला तो फिर कोई मतलब नहीं रहता कि आपको और आगे कोई देखेगा। तो रसीदा क्वेश्चन क्या है, रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन डेडलाइन 100 ईयर अगो। अब रसीदा रसीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उसकी जो आंखें हैं, मतलब उसका जो ध्यान है वो किधर जाता है, एक लाइन पे जाता है, वहाँ पर लिखा है कि 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले, यानी कि 100 साल पहले। अब उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हाउ सी वंडर कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। मतलब कि कोई आदमी कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा। अब उसके दिमाग में क्वेश्चन तो लाजमी था, सही भी क्वेश्चन है कि 100 साल पहले कोई पैदा तो हुआ नहीं था इसमें जो आज लोग हैं। अब वो बात अलग की है कि कुछ लोगों की एज 100 साल हो जाती है, तो बातें अलग बातें हैं। लेकिन यहाँ पर जो जेन्युइन क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो एराइज हुआ कि 100 साल पहले किसी को कैसे पता। तो अब किसी को कैसे पता, तो उसी चीज़ का हम आगे पता लगाएंगे कि 100 साल पहले या 200 साल पहले जो चीज़ें हुई उन चीज़ों के विषय में पता कैसे चलता है। तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, हम अब बात करने जा रहे हैं कि कैसे कोई चीज़ें हुई। जैसे यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर, लास्ट ईयर यू आस्क्ड समबडी हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। बहुत ही छोटी सी चीज़ें दी हुई हैं, बहुत एकदम सिंपल भाषा में लिखा गया है कि अगर आपको कल के विषय में पता करना है तो आप रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कोई पेपर पढ़ सकते हैं। पिछले साल की बात पता करनी है तो किसी आदमी से पूछ सकते हैं जिसको याद हो।
पर उसका क्या कि जो बहुत बहुत समय पहले हुआ, जिसकी कोई डेट नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत समय पहले हुआ, तो आप किससे पूछने जाएंगे? ना किसी की लाइफ इतनी ज़्यादा है, और ना तो पहले टीवी या न्यूज़पेपर हुआ करते थे कि जहाँ से आप पता ही कर लें कि हाँ इस समय ये चीज़ें हुई थी। तो इन्फॉर्मेशन जानने का उस समय का कोई सोर्स नहीं है कि इन्फॉर्मेशन हम लोग जान सकें। व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट? हम पास्ट के विषय में क्या जान सकते हैं? देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, द हाउस इन विच दे लिव्ड. वी कैन फाइंड अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्राइस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों एक एक लाइन रीड करें? भैया एक एक लाइन रीड करके ही आप एकदम सिंप्लीफाइड सोल्यूशन पहुँचेगा आपके दिमाग तक। एक एक चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी, चिंता मत करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए बस। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर कई चीज़ों पर हम गौर करें, जैसे लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े वो लोग पहना करते थे, किस तरह के घरों में लोग रहा करते थे, तो हमें बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी जिनके विषय में हम जान सकते हैं, और उन लोगों के विषय में भी कि वो लोग कैसी ज़िंदगी जिया करते थे। कुछ लोग हंटर थे, शिकारी थे, कुछ लोग हार्टर थे, या फिर कुछ लोग फार्मर थे, किसान थे, रूरल थे, मतलब कि वो रूल करते थे, कहीं के राजा महाराजा थे, या फिर किसी ट्राइब के लीडर थे, मर्चेंट थे मतलब व्यापारी थे, प्रीस्ट थे यानी कि वो कहीं पुजारी या फिर किसी धर्म से रिलेटेड थे, क्राफ्ट पर्सन से या आर्टिस्ट थे, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते थे कि जो क्राफ्ट से रिलेटेड हो, जो उसमें कहीं न कहीं नई नई क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, म्यूजिशियन या साइंटिस्ट यानी कि संगीतकार हो, जो वैज्ञानिक थे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके विषय में पता कर सकते हैं हम लोग पहले की चीज़ों में जा करके। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन पे। हाँ, अगर सबसे जो खास बात आती है कि अगर हम लोग सोचते होंगे कि हम लोग को तो वीडियो गेम मिल गया है, मोबाइल हमारे पास है, टीवी है, हर चीज़ है, हर वो सुख सुविधा है जो हम लोग चाहते हैं, पर पहले के समय में क्या है? पहले के लोग कैसे रहा करते थे? वो लोग बिना मोबाइल बिना टेलीफोन के कैसे रख सकते थे? आज तो आप लोग 1 घंटे का 10 मिनट भी मोबाइल के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। सब चीज़ें हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट गेम्स चिल्ड्रन प्लेज, यानी कि जो बच्चे गेम खेला करते थे, द स्टोरी दे हियर्ड, जो कहानियाँ वो सुना करते थे, द प्ले दे सॉ, यानी कि जो प्ले वो देखा करते थे, जो ड्रामा था, जो द सॉन्ग दे sang। तो आप लोग के मन में कौतूहल उत्पन्न होता ही होगा कि आखिरकार वो लोग क्या करते थे, कहाँ रहते थे, किस तरह के लोग थे वो, जब मोबाइल नहीं था तो बात कैसे किया करते थे, जब पंखे टीवी नहीं हुआ करते थे, जब बल्ब नहीं हुआ करती थी तो लोग अंधेरे में कैसे रहते थे, आज के समय में चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा नहीं हुआ करते थे तो लोग क्या खाते थे? सवाल तो लाजमी है, बहुत तरह के प्रश्न उठते हैं दिमाग में, खास करके बच्चों के। और बच्चे ये भी सोचते होंगे कि अगर बताइए हमको कई तरह की चीज़ें मिल रही हैं जिन चीज़ों से हम खेल सकते हैं, बैट बॉल, बेसबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कई तरह के ऐसे इंडोर गेम्स भी हैं, जैसे चेस हुआ, कैरम बोर्ड हुआ, तो हम लोग जो खेलते हैं। तो पहले के लोग कैसे खेलते थे आप लोग को पता नहीं होगा बच्चों, पर यह चीज़ जान लीजिए कि पहले भी चेस हुआ करता था, और चेस बहुत पुराना गेम है जो इंडिया ने ही खोजा है, मतलब हमारे भारत की चीज़ है, जो गर्व करने का विषय है। अगला टॉपिक क्या है कि वेयर डिड पीपल लिव? अब लोग कहाँ रहते थे? अब सामान्य सी बात है कि अगर घर आज समय हम लोग देख रहे हैं, जो मार्बल फ्लोरिंग हो रही है, टाइल्स लग रही हैं, कई मंजिले की इमारतें बन रही हैं, मल्टी स्काई कैपर बन रहे हैं, तो पहले के समय में तो आप लोग कहीं देखे नहीं होंगे कि इस तरह की चीज़ें हों। वो लोग कहाँ रहेंगे? वो लोग के रहने की कोई जगह तो रहा नहीं करती थी। अब इस बात पे जाने से पहले कि लोग कहाँ रहते थे, पहले के लोग, या फिर लोगों ने रहने की व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई, जो हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, डोमेस्टिकेशन कहाँ से आया, इस चीज़ पे जाने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि आप लोग बच्चों बताइए कि अगर आप लोग की कुछ उम्र होगी 10-12 साल या 15 साल, तो आप लोगों ने अपने जीवन में भी बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे, खासकर घरों को लेकर के। कहने का मतलब बहुत छोटा सा है, बहुत साधारण सिंपल सा है कि घरों में जो परिवर्तन आए हैं, जो नए नए चीज़ों के साथ घर बन रहे हैं आजकल, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। पहले के समय में ऐसा तो था नहीं कि कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो रही हो, या फिर बड़ी बड़ी क्रेन्स थी, या फिर कोई सीमेंट बालू ऐसा कुछ पके हुए ईंटें रहा करती थी, या फिर आयरन के जो बार्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं वो होती थी। ऐसा कहीं था क्या? बहुत ही सिंपल सी बात है, ऐसा कहीं नहीं था। ये सब चीज़ें तो पिछले कुछ वर्षों में आई हैं, पिछले कुछ 50-100 वर्षों में ही नई चीज़ों से जो नए नए इन्वेंशंस हुए हैं, जो इंडस्ट्रियल एज आई है, वहाँ से ये चीज़ें आई हैं। पहले तो ऐसा था नहीं। तो लोग करते क्या थे? वो रहने के लिए क्या बनाते थे? रहने के लिए वो कोई पक्के मकान या पक्के घर तो बनाते नहीं थे, वह झोपड़ियों को ज़्यादा तवज्जो देते थे, ज़्यादा उन चीज़ को प्रेफर करते थे। अब यहाँ पर जो जो एग्जर्चेप्ट लिया गया है, जो एक मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट लिया गया है, वहाँ पर नर्मदा नदी का लिया हुआ है, और हम आपको दिखाते हैं जो नर्मदा नदी का पेज
2 पे है, जो मैप 1 है, कि वहाँ पर क्या होता था कि दिखाया गया कि किस तरह से नर्मदा नदी हुई थी और नर्मदा नदी के किनारे किस तरह से लोग रहा करते थे झोपड़ियाँ बना करके। देखिए यहाँ पर आपको नर्मदा नदी दिखाते हैं, कहाँ गई नर्मदा नदी। नर्मदा नदी देखिए कहाँ गई भाई, ये देखिए, ये रही बीच में, ये रही नर्मदा नदी। अभी नदी देखिए तो खास करके हम देखें तो विंध्याचल जो सतपुरा का रीजन है उसी के पास ये नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश का जो रीजन है और जो इधर आपके यूपी का जो दक्षिणी हिस्सा है, जो साउथ पार्ट है, साउदर्न पार्ट, वहाँ से कहीं ना कहीं क्लोजेस्ट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो वहाँ से नर्मदा नदी का ओरिजिन है। और वहाँ से बहकर जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, जो सतपुरा पहाड़ियाँ, वहाँ से होते हुए यहाँ पर आके आपकी अरेबियन सी में गिरती है। अरेबियन सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये रहा अरेबियन सी। तो नर्मदा नदी किनारे क्यों यहाँ पर बताया गया, सबसे पहली चीज़ तो आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है, तो पहले होता तो ये नहीं था कि घर हैं आपके यहाँ, बाकायदा खेतों में बुआई चल रही है, आप गेहूँ चावल बोए हैं, ऐसा तो है था नहीं पहले। तो होता क्या था कि वो लोग पहले के हंटर और गैदरर जो शब्द आता है, तो हंटर का मतलब शिकार करना होता है और गैदरर का मतलब जो गैदर जो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, तो खास करके वो लोग शिकार करते थे। और शिकार किसका करते थे, यानी कि जानवर का, मतलब साफ है कि पहले के लोग प्रेफर करते थे मीट को। पहले के लोग मतलब मांसाहारी भी होते थे, वो नॉन वेजिटेरियन लोग हुआ करते थे। और गैदरर का मतलब है कि जो उनको फ्रूट्स या फिर जो फल मिलते थे उनको इकट्ठा करते थे, और उनको इकट्ठा करते क्या थे कि ले आते थे जहाँ पर वो रह रहे हैं। और नदियों के किनारे का एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पर लिया गया है कि खासकर वो लोग ऐसी जगह चुनते थे जहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन मिले और साथ ही में उनको पानी पीने की व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग के घर में यदि नल ना हो और पानी आपको लाना हो 200 किलोमीटर दूर से, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि इससे बढ़िया है यार रोज़ रोज़ पानी लाने 200 किलोमीटर जाना पड़ता है, वहीं पर जाके रहा जाए। अब आज के समय में आप लोग को पता होगा बच्चों की कई जगह ऐसी हैं बुंदेलखंड की तरफ, या फिर दुनिया में भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर इतना सूखा पड़ता है कि वहाँ के घर के लोगों को, खासकर उनके बच्चों की जो माताएं हैं, जो उनकी मदर्स हैं, उनको काफ़ी दूर दूर, राजस्थान में भी कई जगह ऐसी है जो उनको दूर दूर जा करके पानी लाना पड़ता है। सोचिए वहाँ पर कैसी ज़िंदगी होती होगी। तो इसीलिए वाटर कंजर्वेशन की मुहिम चलाई जा रही है ना, कि बच्चों को सिखाया जाए और सभी लोगों को, बड़ों को बताया जाए कि पानी की बर्बादी आप लोग ना करें। तो वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि जो सबसे पहले इंसान थे वो खास करके स्किल्ड गैदरर्स थे, यानी कि बहुत ही अच्छे वो लोग इकट्ठे करने में बहुत माहिर थे। अब इकट्ठा करते क्या थे, इकट्ठा क्या करेंगे, ठंडी का मौसम हुआ तो लकड़ियाँ इकट्ठा कर लिए, जिनको आग जलाकर वो लोग क्या करें, थोड़ा गर्मी महसूस कर रहे हैं। अब ठंडी के, अब आप लोग कहेंगे कि आग का आविष्कार हो चुका था। अब आग का आविष्कार ठीक है बाद में हुआ, लेकिन उसके पहले अगर आग के पहले जाएंगे तब भी तो गदरल थे ना, तब भी तो लोग इकट्ठा करते रहे होंगे कुछ ना कुछ, जो नई चीज़ें पा गए। कई बार उनको कोई फल मिल गया, कहीं जा रहे हैं, उनको वो खाए, उनको अच्छा लगा, और फल जब अच्छा लगा तो उन्हें इकट्ठा कर लिया और लेकर आए, जो उनका समुदाय है, जो उनके लोग हैं, घर परिवार के जो लोग हैं, उनको खिलाए, उन लोग को भी अच्छा लगा। तो खासकर ज़्यादातर समय यही हुआ करता था कि वो लोग फूड को इकट्ठा करते थे, खाना को। फूड है, और मान लो आपकी जो कई तरह के फल ऐसे होते थे जो सूखे मेवे के रूप में हम लोग आज देखते हैं, जो काजू बादाम किशमिश हो गए आपका। तो उस समय काजू बादाम किशमिश की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा कि सूखे मेवे कहाँ से इकट्ठा करेंगे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कई चीज़ें बदलती चली गई और वो लोग काफ़ी चीज़ों में माहिर होने लगे। अब वो लोग दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। वही चीज़ें हुई जो अभी हमने आपको बताया कि उनको वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट के विषय में पता था। उनको पता था कि जो हमारा जंगल है, जो हमारा फॉरेस्ट है, इसमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आज के समय में देखिए नेचुरल रिसोर्सेज की जब भी बात आती है तो उसमें हम लोग कहते हैं कि देखिए हमारा जो नेचर है उसने हमको क्या चीज़ नहीं दी है, लेकिन आज के समय में देखिए हम लोग उल्टा नेचर को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो नेचर को हम लोग जब नुकसान पहुंचाते हैं तो हमको सोचना चाहिए कि क्या हमने भी कुछ नेचर के लिए कभी कुछ किया है। नेचर ने हमारे लिए सदा कि कुछ हमेशा कुछ ना कुछ दिया है। और आप जब से पैदा होते हैं आपके मरने के बाद तक नेचर का ही कंट्रीब्यूशन रहता है। हवा फ्री में आप ले रहे हैं, पानी फ्री में ले रहे हैं, लैंड को भी आपको फ्री में ही मिली है। क्या सांस लेने के कोई पैसे लगते हैं क्या, नहीं ना। तो नेचर आपकी मदर है, इसीलिए तो प्रकृति को माँ कहा गया है, क्योंकि माँ कभी भी आपसे किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं लेती, वो किसी चीज़ के लिए चार्ज नहीं करती कि आपकी सेवा कर रही है, आपके लिए खाना बना के दिला रही है। तो कोई आपकी वो नौकर तो नहीं है ना। उसको सही से इज्जत देंगे, उसका सही से सम्मान करेंगे तो वह भी खुशी खुशी आपको बच्चे की तरह मानेगी। लेकिन माँ तो माँ होती है।
आज के समय में देखिए माँ का क्या हाल करते हैं बच्चे बड़े होकर के। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को बचना चाहिए और ख़ास कर यह देखना चाहिए कि वो लोग इकट्ठा करने में इतने माहिर थे कि उनको रूट्स, अब जैसे कलेक्टेड रूट्स, यानी कि उनको यह भी पता चल गया था कहीं न कहीं कि जो पौधों की जड़ें हैं, अब जैसे जड़ों की बात करें तो जड़ में जड़ क्यों इकट्ठा करेंगे भाई, उनको पेड़ लगाना था? नहीं, जड़ में भी वो कई तरह के फ्रूट्स को, कई तरह के फल को ढूंढ चुके थे। और ख़ास करके क्या हुआ, शकरकंद हो गया, मूली हो गया, आलू है, ये सब क्या है, ये सभी पौधों की जड़ हुआ करती हैं। और इन जड़ को भी वो कहीं न कहीं ढूंढ लिए थे कि हाँ ये, अब जैसे कंदमूल है, रामायण आप लोगों ने देखा होगा, उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि जब राम जी वनवास के लिए जाते हैं तो कंदमूल फल खाते थे। वो सभी क्या है, वो सभी पौधों की जड़ें हैं। अर्थात जंगलों में रहने वाले लोग इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते थे। और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, यानी कि उनको फूड के लिए जो अदर भी चीज़ें लगती थी उनको भी लोग इकट्ठा करते थे। और दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वही चीज़ हुई कि वो एनिमल्स का शिकार किया करते थे कि उनको जो पसंद आया, जो जानवर में उनको लगा कि यह टेस्टी हो सकता है, उसको उन्होंने पकड़ा और ठोंक दिया और उसके बाद फिर अपना भोजन बना लिया। अब उसके बाद कुछ एग्जांपल और देते हैं। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड द कीर्थार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब सुलेमान हिल्स कहाँ गया? सुलेमान और कीर्थार हिल्स ये है, देखिए ये आपकी किधर है? वेस्ट की तरफ है। अर्थात आज का जो पाकिस्तान और ईरान का रीजन आता है, खास करके बलूचिस्तान, उधर के रीजन की बात कर रही है कि इधर के जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हैं, यहाँ पर भी ऐसे कुछ एरियाज़ थे जहाँ पर मेन और वुमेन मिल करके कुछ पौधों को उगाना इन्होंने शुरू किया। जैसे पौधे कौन से थे? सच एज व्हीट एंड बार्ली, अबाउट 8000 ईयर्स अगो, 8000 वर्ष पहले इन्होंने गेहूं को और जो बार्ली होती है, जो जौ होती है, जिसको जवा कहते हैं, इसकी इन्होंने बुआई शुरू करी, इसकी इन्होंने खेती शुरू की। और साथ ही साथ पीपल आल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। यानी कि सबसे पहले जो डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस है, जो नई नई चीज़ों को इन्होंने घरेलू करना शुरू किया, यानी कि घर की चीज़ें बनाना शुरू किया, पेड़ पौधों को इन्होंने रोपना शुरू किया। इनको कहीं न कहीं दिमाग में इनके आ गया था, ये इतने समझदार हो चुके थे इस समय तक, 8000 वर्ष पहले तक, कि हम चीज़ों को इकट्ठा करके एक सिस्टमेटाइज वे में हर चीज़ को प्लांट करके उससे प्रोड्यूस पा सकते हैं। अगर हम लोग खेती करना शुरू करें तो खेती करने में हमको बार बार जाना नहीं पड़ेगा। पहले की नोमैडिक ट्राइब्स हुआ करती थी, और जब नोमैडिक ट्राइब्स होती थी तो इनको दर दर भटकना पड़ता था नई नई चीज़ों के लिए, इकट्ठा करने के लिए, नई नई प्लांट को, पौधों को ढूंढने के लिए। पर जैसे ही इनकी बुद्धि खुली, इनको लगा कि नहीं यार, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग एक जगह रह कर भी कई चीज़ें इकट्ठा कर सकते हैं और उनको बुआई करके पा सकते हैं। और कई तरह के जानवर को हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, उनको पाल सकते हैं। जैसे कौन से जानवर? सीप हुए, गोट हुए, यानी कि बकरी, भेड़। कैटल में क्या, दरअसल देखिए कैटल जो है एक ब्रॉड टर्म है। कैटल के अंदर आपके सभी जानवर आ जाते हैं, लगभग जानवर जो आपके दुधारू पशु जिसको कहते हैं, जिनसे आप मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जैसे काऊ हुआ, बुफैलो है, गाय भैंस, ये सभी कैटल्स में आते हैं। और लिव्ड इन विलेज। खास बात यहाँ पर देखिए क्या हुई, यहाँ पर लोग गांव बनाकर रहना शुरू कर दिया, यानी कि कम्युनिटीज, यहाँ पर कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट वो आ गया, लोग समूह में रहना शुरू कर दिए। लोकेट गारो हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्याचल इन द सेंट्रल इंडिया। अब देखिए गारो हिल्स कहाँ है? गारो हिल्स कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट किधर है? ये रहा आपका गारो हिल्स। हम गारो हिल्स, यहाँ पर 3 गारो हिल्स में आते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, 3 यहाँ पर रेंजेस हैं, तो ये गारो हिल्स है। और सेंट्रल में विंध्यास रेंज है। देखिए विंध्यास रेंज कहाँ है? ये रहा आपके सेंट्रल में। अभी जो विंध्यास पूरा नर्मदा रिवर की बात की ना हमने, तो वही है विंध्यास रेंज। और देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, जो कुछ और रीजन थे जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। और वो कौन से प्लेस थे? द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। जो विंध्या के नॉर्थ में, देखिए विंध्या के नॉर्थ में कौन सा रीजन आता है? विंध्या के नॉर्थ में ये रहा है, ये जो ऊपर के नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। अब देखिए प्लेन्स में खेती करना आसान होता है, इसलिए यहाँ पर खेती यहाँ पर शुरू हुई। और जब लैंड भी आपका फर्टाइल होगा, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, तो खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ख़ास करके पौधे भी आसानी से उग जाएंगे, उनमें कोई रोग नहीं लगेगा, सनलाइट प्रॉपर मिलेगी, तो उसके भी अलग फ़ायदे हो जाएंगे। तो यही चीज़ें हुई। ट्रेस द रिवर इंदस एंड ट्रिब्यूटरीज। अब कह रहे हैं कि रिवर इंदस को ट्रेस करिए और इसकी ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज को हिंदी में कहते हैं सहायक नदियाँ। कई बार एक नदी कई नदियों से मिलकर बनी होती है, उसी को ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। अब देखिए इंदस नदी ये रही आपकी इंदस नदी। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ज़रा ऊपर जाएंगे तो देखेंगे इसमें सतलज है, रवि है, चेनाब है, झेलम है, बीस रिवर है। ये सब आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान में रिवर्स हैं।
ये सभी कहाँ, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ज़्यादातर जो सिविलाइजेशन पुरानी मिस्र में शुरू हुई वो यहाँ पर इस तरफ की, इधर तरफ शुरू हुई। अब देखिए जो थार लिखा है, थार कोई गाड़ी नहीं है, थार राजस्थान का रेगिस्तान है जिसको हम लोग थार डिजर्ट बोलते हैं। कई लोग तो सोच रहे होंगे कि थार महिंद्रा की गाड़ी है। अब गाड़ी तो है ही गाड़ी, लेकिन बाद में आई, नाम पहले था। तो देखिए उसके बाद about 4,700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। करीब 4700 वर्ष पहले जो हमारे शुरुआत के जो शहर थे वो यहाँ पर क्या हुए, नदियों के किनारे बसना शुरू हुए। लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the bank of गंगा and its tributaries and along the sea coast। अब देखिए गंगा के किनारे 2500 साल पहले लोग बसना शुरू हुए। गंगा कहाँ है, यहाँ पर, ये देखिए। अब गंगा में देखेंगे तो इसमें भी कई नदियाँ आके मिलती हैं, सोन है, चंबल है, यमुना है, और ये जाके कहाँ मिलती है, ये जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में। और इसकी जो गंगा की लंबाई भी 2500 किलोमीटर है। तो 2500 वर्ष पहले यहाँ पर लोग बसना शुरू किए और 2500 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। भारत देश की सबसे बड़ी नदी भी गंगा ही है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अब देखिए गंगा नदी के किनारे बसना शुरू किए। अब नदियों के किनारे और समुद्र के किनारे लोग क्यों बसना शुरू किए, क्योंकि नदी के किनारे बसते थे तो कई बार उनको फसल बोने में आसानी रहती थी पानी की सुविधा के कारण। और समुद्र के किनारे क्यों, क्योंकि जब शुरुआत में ट्रेड शुरू हुआ, जब व्यापार शुरू हुआ तो लोग समुद्र के द्वारा व्यापार किया करते थे, तो इसलिए उन्होंने ट्रेड को ज़्यादा प्रेफर किया। उसके बाद थोड़ा सा देखिए फेसिंग पेज में क्या लिखा है, देयर इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड ए सबकॉन्टिनेंट बिकॉज although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from the rest of the Asias by seas, hills and mountains। अब देखिए ये जो रीजन्स दिए हैं इन्हें कह रहे हैं कि जो हमारा साउथ एशिया इसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सब कॉन्टिनेंट क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट एक बड़े लैंड मास को कहते हैं, और जो उससे छोटा होता है उसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब सब कॉन्टिनेंट उससे छोटे के कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, उसका सेंस यहाँ पर ये बनता है कि ये सेपरेटेड है कई जो पहाड़ हैं उनसे, कई वहाँ पर बीच में जो सागर है। देखिए सागर होते हैं महासागर, ओशियन को मतलब महासागर होता है, सागर का मतलब सी होता है। तो सी हिल्स और माउंटेन्स के सेपरेट होने के कारण ये जो रीजन्स हैं, जैसे आपकी ईरान, चाइना, अफगानिस्तान, म्यांमार, साउथ एशिया जिसको कहते हैं, जिसमें इंडिया भी आता है, तो इसको क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कई बार ज़्यादातर प्रयोग होता है। कहा गया कि लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। अब जो सोन नदी है और गंगा है, ये देखिए इसको लोकेट करना है। सामने आपके दी हुई मैप में बुक खोलेंगे आपको गंगा नदी और सोन नदी मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है। उसके बाद इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। अब देखिए जो साउथ ऑफ द गंगा के रीजन्स में जो रीजन था इसको मगध कहते थे, खासकर ये वाला रीजन। अब ऊपर जाएंगे नॉर्थ और नीचे जाएंगे तो साउथ। अब देखिए मगध का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें 16 महाजनपद आते थे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ की बात की जा रही है कि जो गंगा नदी के जो साउथ में था वो महाजनपद होते थे और उनको क्या कहा गया, मगध। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well। अब देखिए जब लोग एक साथ रहकर बसना शुरू किए तो किंगडम्स इस्टेब्लिश हुए, उनमें से एक पार्ट था क्या, मगध। और मगध के रूलर्स बहुत पावरफुल थे। कई आपके जो बाहर के हिस्टोरियंस आए, जो ट्रैवलर्स आए, फॉरेन ट्रैवलर्स, वो भी लिखते हैं कि मगध के रूलर्स बहुत पावरफुल थे, मतलब एक मैग्निफिसेंट सिटी थी। वो सब चीज़ें आगे मिलेंगी आपको। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। अब देखिए ट्रैवल की बात आई तो बता रहे हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में। हिल्स एंड हाउ माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालय, डिजर्ट, रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। अब देखिए जो पहाड़ हैं, जो हाई माउंटेन्स हैं, जो रेगिस्तान है, जो नदियाँ हैं, जो महासागर है, जो सागर है, अब इनके आने के कारण जो है कई बार जो समुद्री यात्राएँ होती थी जो या फिर ज़मीनी यात्राएँ होती थी, मुश्किल तो होती थी, पर ऐसा नहीं था कि असंभव था। बहुत मुश्किल पैदा होते थे। कई बार लोग ठंडी से मर जाते थे, कई बार गर्मी से मर जाते थे, कई बार पहाड़ से गिर कर लोग मर जाते थे, पर ऐसा तो था नहीं कि लोग रुकने वाले थे। कहते नहीं हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम रुको नहीं, तुम झुको नहीं। तो यही चीज़ है ना कि इसीलिए आगे बढ़ने को कहा जाता है कि एक रश्मि रथी की भी लाइन है कि वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। अर्थात ये सब चीज़ें कभी भी मुश्किलें ज़िंदगी में इंसान को रोकती नहीं है बल्कि और मजबूत बनाती हैं। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। अब लोग जो थे वो जीविका आजीविका के चक्कर में जो उनके लाइवलीहुड थी उसके लिए वो लोग क्या करते थे, कई जगह पे मूव करते थे। एंड आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्रॉट्स। अब देखिए जो प्राकृतिक आपदाएं थी, जो नेचुरल डिजास्टर थे,
फ्लड हो गया, बाढ़ हो गई, ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया, तो इन सब चीज़ से बचने के लिए भी कई बार लोग क्या करते थे, पलायन कर जाते थे, वो मूव करते थे, माइग्रेशन करते थे। समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज काउंकरिंग अदर्स लैंड। अब कई बार ऐसा होता था कि लोग सेना में भर्ती होते थे, दूसरे के ज़मीन को कब्जा करते थे। ऐसे कई युद्ध हैं। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल्ड विथ कैरावंस और शिप्स कैरिंग वेल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर प्लेस टू प्लेस। मतलब कहने की ये है कि जो व्यापारी लोग होते थे वो क्या करते थे, कैरावन या फिर जो जहाज। अब कैरावन का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है कि एक छोटी सी समझ लो कि वैन टाइप की होती थी, और उसी को लोग क्या करते थे, लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उसी में रहने की सारी व्यवस्था किए रहते थे। तो और जहाज़ का मतलब साधारण सा है, अब पानी से जाना है तो थोड़ी बहुत जहाज़ भी डेवलप हो गई थी उस समय। तो लोग जहाँ पर जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, जो कीमती सामान है, कीमती सामान में क्या हो गए, जैसे मसालों का व्यापार करने के लिए ब्रिटेन वाले भारत में आए थे, केरल और कोच्चि में उन्होंने, मसूलीपट्टनम, यहाँ पर कई जगह पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, और ऐसे करते करते बीच में कब हम लोग को गुलाम बना लिया पता ही नहीं चला। तो व्यापार करने वाले लोग आते थे और कई तरह के जेम्स भी लाते थे। जेम्स मतलब जो प्रीशियस स्टोन्स हैं। और एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज। और जो रिलीजियस टीचर्स होते थे, जो धार्मिक गुरु होते थे, वो भी गांव से गांव, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। मतलब कि कई बार कई जगह पर वो भी विजिट करते थे, कई गांव जाते थे, कई टाउन जाते थे, और बीच बीच में क्या करते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे। कई बार धर्मोपदेश जिसको कहते हैं, लोगों को सिखाते थे कि ऐसा जीना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, सही चीज़ें क्या है, गलत चीज़ें क्या है। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और ख़ास करके अब आई हमारी बात, जो आजकल लोग बनाते हैं ब्लॉग्स। ब्लॉग्स का जो कॉन्सेप्ट है, सही तो कहा जाए तो यहीं से शुरू हो गया। लोग एडवेंचर के लिए कई बार ट्रैवल करते थे। अब वो बात अलग कि ब्लॉग नहीं बनाते थे, लेकिन ये घूमने का सिलसिला बहुत पुराने समय से शुरू हुआ। सैर कर दुनिया की गालिब जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर कारण भी लोग ट्रैवल किया करते थे। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। अब वो लोग नई नई चीज़ों को खोजना चाहते थे, नई नई डिस्कवरीज चाहते थे, एक्साइटिंग प्लेसेस को ढूंढना चाहते थे। जैसे हुआ क्या कि जब कहा जाता है कि वास्को ड गामा ने भारत को खोजा, तो क्या इसके पहले भारत नहीं था? क्या 1496 में ही, 1496 में ही भारत की खोज हुई थी? उसी समय भारत का जन्म हुआ? ऐसा तो था नहीं, उसके हज़ारों वर्ष पहले था। जब इन लोगों के यहाँ मनुष्य भी नहीं पैदा हुए होंगे, तब भारत में एक सुपर सुपर सिविलाइजेशन थी, जो बहुत ही आगे थी, जो बहुत ही आधुनिक चीज़ें यूज किया करती थी। हमारे यहाँ हड़प्पन मोहनजोदड़ो आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे नालियाँ पक्की हुआ करती थी, अंडरग्राउंड नालियाँ हुआ करती थी। तब तो ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि अब उन लोग को पता नहीं था कि क्या रास्ता। उन्होंने उस रास्ते की खोज की, उन्होंने भारत को नहीं खोजा। बताया हमको यही जाता है कि भारत को उन्होंने खोजा, पर उन्होंने भारत तक आने की रास्ते की खोज की। अब आपको यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप न्यूयॉर्क पहुँचेंगे कहेंगे मैंने न्यूयॉर्क की खोज कर दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जाएंगे कहीं, कोई आप ऐसा रास्ता ढूंढ लीजिए, जहाज़ से जाइए या फिर पानी वाली जहाज़ से जाइए, और आप ऐसा कोई रास्ता ढूंढिए जिसको कोई पता ना हो, तो कहा जाएगा कि आपने इस रास्ते को खोजी, कि आप न्यूयॉर्क अमेरिका तो नहीं खोज रहे हैं। तो वही चीज़ें, सेम चीज़ें हैं। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अब देखिए, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आइडियाज़ तो शेयर करेंगे ही ना। आपकी क्लास में कई बच्चे ऐसे आते हैं जो दूसरी जगह से होते हैं, तो वो अपने जगह घर की बात बताते हैं, आप अपने घर की बात बताते हैं, वो अपने लोकेलिटी की बात बताएंगे, आप अपने लोकेलिटी की बात बताएंगे, तो ऐसे आइडियाज़ शेयर होते ही हैं। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। अब क्वेश्चन बड़ा लाजमी है कि आज के लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि आज के लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। कहीं न कहीं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे चैप्टर से कहीं न कहीं रिलेटेड है। तो ये चीज़ तो बड़ी सिंपल। अब कह रहे हैं आगे कि लुक एट मैप वंस मोर, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब फ्रंटियर्स का मतलब क्या होता है? फ्रंटियर्स का मतलब सही से बॉर्डर होता है, अर्थात जो सीमा रेखा है। तो कह रहे हैं कि हिल्स माउंटेन्स और जो सीज़ हैं, ये कॉन्टिनेंट के नेचुरल फ्रंटियर्स है। देखिए, इधर से अगर आप देखें तो जो आपका सी रीजन है भारत के नीचे की तरफ, इधर से किसी को आना होगा तो पानी के जहाज़ के सिवा तैर के तो कोई आ नहीं सकता, तो एक तरह से बॉर्डर का काम करेगा नहीं। और इधर जो है आपका हिमालयाज़ रीजन है, ये आपकी ठंडी हवाओं को भारत में अंदर आने से बचाता है, कि जो इधर की ठंडी हवाएं हैं जो ऊपर से आती हैं, साइबेरिया की हवाएं, उनसे बचाता है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रंटियर्स का काम कर रहा है। और उसके साथ ही हम देखें तो जो आपके पहाड़ हो गए और जो ये नदियाँ हैं, ये क्या करती हैं, रास्तों को दुर्गम बना देती हैं।
अब नदी में अगर आपके पास जहाज़ नहीं होगा तो आप नहीं पार कर सकते। अब नदी पार करना है, तैर के भले पार कर लें, लेकिन आप समुद्र तो तैर के पार नहीं कर सकते। हालांकि रिकॉर्ड उसमें भी बने हैं, कई लोगों ने तैर के पार किया है, लेकिन सामान्य आदमी की बात हो रही है। और पहाड़ को भी पार किया जा सकता है, पर कठिन होगा, हर आदमी नहीं पार कर पाएगा। तो ये फ्रंटियर की काम करती हैं, बॉर्डर बनाती हैं। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did not scale mountain and cross the sea। अब देखिए, करने वाला तो कुछ भी कर सकता है, तो जिनको पार करना था वो इन फ्रंटियर्स को कुछ नहीं समझते। उनके लिए तो इसको पार करना ही है, वो जान की बाजी लगा देंगे, वो पार करेंगे चाहे जो हो जाए। वही चीज़ है। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर। मतलब कि जो आज के भारत में आप देखते हैं कि कई जगह के लोग आकर के भारत में बसे हैं। इसीलिए भारत को कहा जाता है अनेकता में एकता है। इसमें अपने भारत देश में आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्म, सबसे ज़्यादा संप्रदाय के लोग हैं, और वो सब भारत की क्या करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। अब देखिए, डाइवर्सिटी जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं, डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट नहीं ख़राब है, इनइक्वलिटी कॉन्सेप्ट ख़राब है। यानी कि असमानता में दिक्कत पैदा होती है। जो विभिन्नता है वह विभिन्नता कुछ भी हो सकती है, धार्मिक विभिन्नता, वैचारिक विभिन्नता। जब कई तरह के लोग होते हैं तो कई तरह के इन्वेंशन होते हैं, कई तरह के आइडियाज़ होते हैं, नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं, तो वहाँ से नई नई चीज़ें निकल के आती हैं, नए नए आइडियाज़, नए नए इन्वेंशन, नई नई खोजें होती हैं, नई मशीन्स, टूल्स, टेक्निक्स, बहुत सी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो आज के लिए वीडियो अपना ही इतना ही रखेंगे। 3 पेज हो गए हैं, और धीरे धीरे करके हम लोग एक एक लाइन बाय लाइन जब समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर दोबारा पढ़ते हैं तो जस्ट क्विक रिवीजन आप कर लेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कोई क्वेरी ना रहे। जो क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर कोई कमी है तो उसके लिए आप सजेशन भी दीजिएगा कि ये सुधार किया जा सकता है। और अपने साथ दोस्तों को भी इसको शेयर करिए। तो वंदे मातरम, नमस्तुभ्यम, बने रहिए हमारे साथ।